देखिए, वैश्विक सुरक्षा के इतिहास में ये वो मोड़ है जहां मिसाइलों की गूंज और सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया को एक महाविनाश संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीमा पर बढ़ता तनाव अब केवल दो देशों का टकराव नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सामरिक बदलाव का संकेत भी दे रहा है। सैन्य रक्षा प्रणालियों की तैनाती और हाई अलर्ट के बीच कूटनीतिक बातचीत के सारे रास्ते अब बंद होते दिखाई दे रहे हैं। रणनीतिक मोर्चे पर हुई बड़ी सैन्य कार्रवाई ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ा है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे भीषण और बड़ा ड्रोन हमला करके इस युद्ध को सीधे मॉस्को की दहलीज तक पहुंचा दिया है। रात भर में 1000 से ज्यादा ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को दागकर रूसी संप्रभुता को सीधी चुनौती ज़ेलेंस्की ने दी है। इस महा हमले में 200 से ज्यादा ड्रोन सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें गिराने के लिए रूस के एयर डिफेंस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस कार्रवाई पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया और ये कहा उन्होंने कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। ये बड़ा बयान ज़ेलेंस्की ने दिया। रणनीतिक मोर्चे पर हुए इस प्रहार से रूस के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके में बुरी तरीके से तबाह हो गया और वहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को की कप्तोनिया ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया, जहां विस्फोट के बाद आसमान से काले धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। अब ड्रोन का मलबा गिरने से शॉपिंग सेंटर और कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से हवाई अड्डों पर उड़ानों को रोकना पड़ गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे पिछले हफ्ते कीव पर हुए रूसी हमले का जवाब बताते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब रूस युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाए। चौंकने वाली बात तो यह है कि जिस समय यह हमला हुआ उस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजान में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं के साथ शिखर बैठक में मौजूद थे और उनकी तरफ से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया इस हमले को लेकर सामने भी नहीं आई है। ये संघर्ष अब सिर्फ फ्रंटलाइन तक सीमित नहीं रहा है बल्कि दोनों देश एक दूसरे के तेल डिपो और रिफाइनरी जैसे सामरिक ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं और इसी वैश्विक अशांति के बीच एक और रणनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया, जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में इस समझौते से जुड़े एमओयू पर साइन किया है, लेकिन इस समझौते की आलोचना कर रहे इजरायली नेताओं पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तीखा हमला बोला। जेडी वेंस ने दो टूक कहा कि जो लोग इस समझौते का विरोध कर रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत समझनी चाहिए, क्योंकि इजराइल इस समय पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और सिर्फ 90 लाख की आबादी वाले देश के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के नाम नहीं ले रहा और इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जो है वो जारी किया है और साफ कर दिया है कि वहां से अपने सैनिक पीछे नहीं हटाएगी। लेबनान में शांति समझौता लागू होने के बाद भी इजरायली हमले जारी हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और अब मार्च से लेकर अगर हम इन हमलों की बात करें तो कुल 3900 लोग मारे जा चुके हैं। इस महासंकट के बीच हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या ये सैन्य संघर्ष एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस आक्रामकता को रोकने में सफल होगा? संवेदनशीलता और गंभीर स्थिति की हर परत खोलेंगे बेहद ही जरूरी है और ताकि सुरक्षा संबंधी जो भी चिंताएं हैं, राजनीतिक जो भी जवाबदेही है वो भी तय की जा सके और साथ ही आने वाले समय में इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा संकट से इस वक्त तमाम देश गुजर रहे हैं, सबको परेशानी है, लेकिन जरूरी ये जानना है कि आखिर इन सब का अर्थ क्या है, इसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि इसको लेकर हम कल ही चर्चा कर रहे थे और कि इजराइल के साथ क्या होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमले शुरू किए, लेकिन अब अमेरिका ईरान के साथ डील कर चुका है। लेकिन इस बीच इजराइल का क्या होगा, आगे चलकर इजराइल क्या फैसला लेगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर हमले किसी भी हाल में रोके नहीं जाएंगे। देखने की बात होगी कि आगे अब जो 60 दिन में होने वाला है, जिस दौरान परमाणु प्रोग्राम को लेकर, एटम प्रोग्राम को लेकर बातचीत होनी है, इसमें ट्रंप कितने सफल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शिवदान सर हैं और अनिल गर्ग सर हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। शिवदान सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि 1000 से ज्यादा ड्रोन दागने का दावा इस वक्त यूक्रेन कर रहा है और क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। हम जानते हैं कि रशिया के पास बेहतर सिस्टम है, लेकिन अंदर तक अगर रशिया के घुसकर ये
ड्रोन ये मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, इसका मतलब इसे क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ यूक्रेन की ओर से चेतावनी है या फिर आने वाले युद्ध की एक बड़ी यहां पर अगर हम देखें तो तैयारी चल रही है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि तकनीक के विकास के साथ साथ युद्ध के स्टाइल का भी तरीका बदल गया है। पहले सीमाओं पर आमने सामने ये सैनिक युद्ध लड़ते थे और जिसका कोई निर्णायक नतीजा निकलता था, मगर जब से साइंस की प्रोग्रेस हुई है, तरक्की टेक्नोलॉजी की, तो ये ड्रोन्स और मिसाइलों से युद्ध लड़े जा रहे हैं जिसमें सैनिक आमने सामने नहीं होते हैं। और इस प्रकार से दिनों दिन नई तरक्कियां हो रही हैं, नए नए ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को डिफीट कर रहे हैं और जाकर के टारगेट पर हिट कर रहे हैं और टारगेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने को उनकी एग्जैक्ट जो लोकेलिटी लोकेशन को पता कर और ड्रोन सीधा वहीं टारगेट पर पहुंच रहा है। तो इसलिए विज्ञान की जो तरक्की हुई है उसके साथ साथ अब मारक क्षमता, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी जो वेपन्स हैं उनकी बढ़ गई है। जैसे मारक क्षमता, जैसे रॉकेट की, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, वो एग्जैक्ट अपने टारगेट पर पहुंच रहे हैं। और यूक्रेन 1000 ड्रोन्स फायर किए हैं, काफी ड्रोन्स अपने टारगेट में पहुंचे हैं रूस के अंदर और उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जैसे रूस का एक ऑयल डिपो को इसने हार्म किया है और बहुत से रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर के हार्म किया है। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी और विकास की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर। जबकि पहले विनाश केवल सीमाओं तक रेस्ट्रिक्टेड रहते थे, आमने सामने सैनिक जो एक दूसरे के हताहत होते थे, मगर आजकल ये जो विनाश है ये सिविल एरियाज में पहुंच गया है और ज्यादातर विनाश जो है सिविल पॉपुलेशन का हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूक्रेन की 14% रेजिडेंशियल एरिया टोटल डैमेज हो चुके हैं। यूक्रेन का ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर सिस्टम सब डैमेज हो चुका है इस युद्ध में। तो पहले इस युद्धों में इस प्रकार के विनाश नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल। आजकल का युद्ध का एम होता है दुश्मन की आर्थिक जो बैकबोन है उसको बर्बाद करने का, और इससे ज्यादा डैमेज होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम ने डैमेज किया था, उसी प्रकार के डैमेज आजकल के ये ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे चल के युद्ध जो है और भी विनाशक होगा और ये पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है अनिल सर, क्योंकि जो पूरी स्थिति हम देख रहे हैं और सर भी बता रहे हैं कि आजकल युद्ध लड़ने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और ये जो एडवांस तकनीक है वो ज्यादा विनाशकारी हो गई है। इस बीच मुझे एक ज़ेलेंस्की का ये जो बयान सामने आया है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी चलेगा, क्या ये बयान एक चेतावनी है कि अब आपको कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा या सिर्फ और सिर्फ ये एक राजनीतिक संदेश है जो एक नेता दूसरे नेता तक पहुंचाना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की का ये कहना था दो देशों में लड़ाई होती है, ये तो बड़ी नेचुरल बात है कि एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ विश्वमा नहीं करेंगे, लेकिन सबको पता है यूक्रेन वर्सेस रशिया में रशिया के सामने यूक्रेन कहीं टिकता है। वस्तुतः ये रशिया वर्सेस यूक्रेन है नहीं, ये रशिया वर्सेस नाटो ही है, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो इतने हथियार थे, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी साजो सामान था कि वो रशिया से मुकाबला करते। ये तो लगातार सप्लाई चेन है नाटो की, यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका की, लगातार सप्लाई चेन उसको मिल रही है और इसलिए वो लड़ाई में उतरा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, यूक्रेन अभी भी अपना कम से कम 20% से ज्यादा क्षेत्र गंवा चुका है रशिया के हाथ में। रशिया ने करीबन 20% एरिया उसका ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। तीसरी बात, एक बात समझ में आ गई, आपके पास कितनी भी अच्छी एयर डिफेंस हो, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जब बल्क में ड्रोन आएंगे, बल्क में मिसाइल आएंगी, तो आपका कोई भी चाहे एक्सपोर्ट सिस्टम हो, आयरन ड्रोन हो या कोई भी सिस्टम हो, वो कुछ मिसाइल या कुछ ड्रोन रोक सकता है, लेकिन फिर बाकी के वो अटैक करेंगे और निशाने पे पड़ेंगे और आपको नुकसान होगा। यानी ये एक तरह से नेट थ्योरी है कि आप एक साथ इतने सारे ड्रोन चलाओ, इतने सारे मिसाइल चलाओ कि आपको अगर आधे से ज्यादा इंटरसेप्ट हो जाए। बिल्कुल अनिल सर, मतलब ये पूरा प्री प्लान था कि एक साथ इतने सारे ड्रोन दागने हैं और क्रूज मिसाइल दागनी है। ठीक है, आपको आगे बढ़ाएंगे शिवदान सर। अब जो हमले यूक्रेन ने रशिया पर किए, जाहिर बात है कि इसका रिटेलिएशन भी जरूर होगा। क्या हम ये माने कि अब रशिया यूक्रेन पर और भी ज्यादा हाइब्रिड हमले करने वाला है? देखिए, जो यूक्रेन ने हमले किए हैं, जो यूरोपियन देश ने उसको सप्लाई किए हैं ड्रोन्स, उनको के हमले किए हैं। रूस जो है इससे ज्यादा शक्तिशाली है। पहले आपको पता होगा कि रूस 5 विश्व की महाशक्तियों में शामिल था और रूस के पास पूरा अपना आर्मामेंट पूरा है। तो
जो भी इसने यूक्रेन ने हमला किया है उसका कई गुना रूस जो है यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन तो ऑलरेडी काफी बर्बाद हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, और यूक्रेन की बर्बादी और भी ज्यादा तय है। अभी जितनी बर्बादी यूक्रेन की हो चुकी है उससे ज्यादा बर्बादी अब यूक्रेन की तय है। और ये जो जैसे मैंने कहा है कि डिजिटल एरियाज में और आधारभूत ढांचे पर हमले होते हैं वही अभी रूस करेगा, जैसा कि यूक्रेन ने भी किया है। रशिया के पावर स्टेशन पर हमला किया, सॉरी ऑयल स्टेशन पर हमला किया है, रेजिडेंशियल एरियाज पर हमला है। इसी प्रकार से रूस भी यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, क्योंकि जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि यूक्रेन अभी कहीं ना कहीं हमले करने के बाद अब ये देखा जा सकता है कि रशिया भी एक बड़ा हमला करेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।